नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरह से एआई समिट के दौरान कांग्रेस की युवा इकाई ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल मेरठ की रैली में कांग्रेस के ऊपर एक तरह से करारा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि जो नंगे हैं, उनको शर्ट उतारने की ज़रूरत क्या है? लेकिन इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने एक तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी, स्टालिन इन सब की प्रशंसा भी की। उस प्रशंसा में प्रधानमंत्री ने जानबूझकर अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, क्योंकि यूपी में एक तरह से बीजेपी सत्ता में है और अखिलेश यादव बीजेपी के सामने चैलेंजर हैं। लेकिन इस कोशिश में एक तरह से जिस तरह से कवायद शुरू हुई है कि कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर खुद के हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप और वहाँ पे इंडिया ब्लॉक को कौन रिप्रेजेंट करे, लीड करे, उसकी एक तरह से मार मचनी शुरू हो गई है। जिसमें स्टालिन के बेटे ने भी ये क्लेम किया है कि स्टालिन जो हैं इस पद के लिए सर्वोत्तम दावेदार हो सकते हैं। जिस तरह से स्टालिन की लीडरशिप रही है, ममता बनर्जी भी एक तरह से मैदान में कूद पड़ी हैं। उनकी तरफ से मणिशंकर अय्यर बैटिंग कर रहे हैं और कुछ और लोगों ने ममता बनर्जी को इस रोल के लिए उपयुक्त बताया है। तो सवाल है कि क्या जिस इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप जिसका कि कोई उस तरह से फिजिकल अस्तित्व नहीं है और 2029 के चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं, तो स्टालिन और ममता बनर्जी क्या अपने-अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए इस तरह की लीडरशिप की जो जंग है या फिर अपनी जो पोजीशनिंग है, वो सही कर रहे हैं? तो आखिर प्रधानमंत्री के भाषण के मतलब क्या थे, उसको डिकोड करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर उनके अलायंस पार्टनर हमला कर रहे हैं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, सुधांशु मित्तल साहब जो बीजेपी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही हमारे साथ अंशु नैथानी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट वो जुड़ रहे हैं और प्रसून आचार्य जो कलकत्ता से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ममता की जो पॉलिटिक्स है, उसको समझाएँगे कि आखिर ममता बनर्जी इस समय नैरेटिव की जंग में किस तरह से अपनी पोज़ीशनिंग सही कर रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुधांशु जी आपसे, जो प्रधानमंत्री ने जो नंगई चैप्टर पे जो उन्होंने कहा कि जो नंगे हैं उनको शर्ट उतारने की क्या ज़रूरत है? और अलायंस पार्टनर जो हैं कांग्रेस के उनकी तारीफ़ की एक तरह से कि ये तो कोई बीजेपी का अधिवेशन नहीं था, ये तो पूरे देश का अधिवेशन था एक तरह से। लेकिन उसमें अखिलेश यादव की उन्होंने चर्चा नहीं की। अखिलेश यादव तो सबसे पहले वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की आलोचना की इस एआई समिट में प्रदर्शन करने के लिए। आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? पहला प्रश्न ये है कि कांग्रेस के प्रति लोग उदासीन होते जा रहे हैं। ये स्पष्ट है। पिछले सारे चुनावों में अगर आपने देखा हो तो अपने सहयोगी दलों के लिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई है। बिहार का सारा चुनाव अगर आप राष्ट्रीय आरजेडी के लोगों से बात करें तो वो लोग सब कहेंगे कि साहब अच्छा वाला चुनाव चल रहा था और इन्होंने ऐसी रट लगाई, वोट चोरी की कि जो लोगों के मन को नहीं छूती है। लेकिन इनको क्या है, एक सवार हो जाता है, भूत सवार हो जाता है और उसी वजह से चलते हुए चुनाव को ये खराब कर देते हैं। तो नेतृत्व के प्रति जब आस्थाएं खत्म हो जाती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो सहयोगी दल हैं वो उसके बारे में बोलना चालू करेंगे। अब जिस घटना की वजह से इस सारे दलों में आपस में एक मतभेद दिखा, वो दिखा कि जो एआई समिट के दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरकत करी, वो किसी भी देश के लिए, किसी भी संगठन के लिए बड़ा अशोभनीय है। और उस हरकत को हर वो दल जिसमें कि कुछ मर्यादाएँ हैं, कुछ मान्यताएँ हैं, उसके लिए स्वाभाविक था कि वो उसकी निंदा करता ही करता। लेकिन ज़्यादा आश्चर्य की बात उन सबको ये लगी कि कांग्रेस का नेतृत्व उस सारे घिनौने प्रकरण को अ, अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कैसी-कैसी तुलनाएँ कर रहे हैं। वो गांधी जी क्योंकि वस्त्र पहनते थे, वो उससे तुलना कर रहे हैं कि गांधी जी जो है एक लंगोटी जो थी उसको पहनते थे और यही उनका प्रतिरोध करने का तरीका था और वही तरीका अपनाया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी विकृत मानसिकता के साथ कांग्रेस जब चीज़ों को रखती है तो स्वाभाविक तौर पे चाहे टीएमसी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे
कोई भी दल हो, वो उसकी निर्णय करेगा ही करेगा। क्योंकि आखिरकार लोग जो राजनीतिक दलों के समर्थक होते हैं, वो भी तो देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और ऐसी अ, अब अशोभनीय हरकत से उसको उसका बचाव करना और ज़्यादा जो है वो हिमाकत दिखती है। तो ये राजनीति को देखते हुए नरेंद्र भाई ने कहा कि भई ये तो इनका तो चाल चरित्र चेहरा सामने निकल आ चुका है। दे आर नेकेड। और ये इसलिए है क्योंकि लोक लज्जा, शर्म हया सब खत्म हो चुकी है। और बेहयाई का आलम ये है कि इस घिनौनी कृत्य को भी वो उसके बचाव में उतर सकते हैं। तो ये जो शब्द थे बड़े सोच के करे गए। और उसके पीछे ये भी था कि आप उसके बचाव में किसको ला रहे हैं? आप गांधी जी के सादगी भरे जीवन को, जिसमें उन्होंने एक लंगोटी से सारी उम्र पहन के निकाली, आप उसकी तुलना इस कार्य से कर रहे हैं। तो ये किसी की भी सेंसिबिलिटी को चैलेंज करेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अब वो समय आ गया है जब हर राजनैतिक दल को जो इनके सहयोग पे था, उनको लगता है कि ये लायबिलिटी बन गए हैं। इनसे कोई मतदाता का रुझान जो क्षेत्रीय दल है उनकी प्रति उनकी तरफ बढ़ता नहीं है, उल्टा इनके संबंधों की वजह से नुकसान हो रहा है। और उसी का ये जो है ये पहला चरण है। और 29 तक आते-आते तो देखिए अभी क्या होने वाला है। क्योंकि जो नेतृत्व 3 बार हार चुका हो, उस नेतृत्व पे ये स्थानीय राजनीतिक संगठन विश्वास क्यों जाहिर करेंगे? ममता है 3 बार जीत चुकी हैं, स्टालिन है 2 बार जीत चुके हैं। ये अपने दम पे अपनी क्षमताओं से जीत रहे हैं। ये नेतृत्व के लिए क्यों नहीं आकांक्षावान होंगे? क्यों वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये सारे प्रश्न सबके सामने हैं। और जो इनके सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया है और जो सारा कुछ हुआ है, उसके पीछे एक स्पष्ट लॉजिक है, एक कारण है। और वो कारण कोई द्वेष से भरा कारण नहीं है, बट वो बुद्धिमत्ता का कारण है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अलग-थलग पड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस का के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है, उनके नेतृत्व के प्रति निराशावान होना स्वाभाविक है। और नेतृत्व की होड़ में जो सफल हैं, उनके लिए आकांक्षाएँ रखना ये भी स्वाभाविक है। लेकिन कोई भी रीजनल पार्टी सुधांशु जी अगर स्टालिन की बात कर लें, अगर ममता की भी बात कर लें, किसी भी नेशनल पार्टी को या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई भी अगर प्रधानमंत्री को चैलेंज करने के लिए आगे आता है, तो कम से कम उसके पास आंकड़े तो होने चाहिए ना, कोई 25-30 सीट लेकर कैसे प्रधानमंत्री या फिर इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके लिए तो जो कांग्रेस जिसके पास में कम से कम 99-98 सांसद हैं और अगर 2029 के लिए कुछ मेहनत करें तो उनकी संख्या थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा कॉम्पिटेंट है कि न केवल ममता 25-30 सीटों या फिर स्टालिन 21-22 सीट लेकर कैसे इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे? सुधांशु जी सवाल अच्छा, ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की जो सीटें आती हैं, हुँ, एक बस इसी में आपने अच्छा सवाल करा, इसका एक छोटा-सा जवाब दे दूँ, उसके बाद जी। पूछिएगा। कांग्रेस की जो अधिकतम सीटें आती हैं, वो तमिलनाडु और बंगाल से आती हैं और यूपी से आती हैं। तमिलनाडु और यूपी से आती हैं, जिसमें कि वो जूनियर पार्टनर हैं। वो उन दोनों राजनैतिक संगठनों की बैसाखियों पे चलते हैं, जो कि हैं तो क्षेत्रीय संगठन, लेकिन उनकी उनकी हैसियत और उनका प्रभाव कांग्रेस से बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ अगर डीएमके के साथ कांग्रेस का तालमेल ना हो, तो कांग्रेस को 1 सीट ना मिले। ऐसे यूपी में अगर सपा के साथ कांग्रेस का तालमेल ना हो, तो 1 सीट ना मिले। इस वजह से ये संगठन स्वाभाविक तौर पे उनको लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा वो मजबूत है, कांग्रेस से ज़्यादा उनकी सार्थकता है। और वही बड़े राज्यों में क्योंकि स्वीकार्यता है उनकी, इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व की जगह उनका नेतृत्व होना चाहिए। ठीक है। अंशु आपको लगता है कि कांग्रेस की का जो एक
जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने उनको एक बड़ा लेवरेज दे दिया था कि जिसमें वो एआई समिट की आलोचना कर सकते थे और वो कर भी रहे थे, और ढेर सारे क्रिटिक्स और ढेर सारे लोग भी कहीं न कहीं गलगोटिया का जो गुफ़अप था उसको लेकर सरकार की आलोचना कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने एक बैठे-बिठाए युवा कांग्रेस का प्रदर्शन से वो प्रदर्शन कर सकते थे, जंतर-मंतर पे जाके उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए था, किसी और जगह प्रोटेस्ट करते। वेन्यू पे जाके प्रोटेस्ट करने से आपको लगता है कि जो उनका लेवरेज था वो खत्म हो गया? आप करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात को सुन पाएँ। और जब उनका विरोध जिस तरीके से अगर कहा जाए कि यहाँ पर जो एआई समिट था उसमें जो इंतज़ाम खराब थे, या जिस तरीके से जो एक चाइनीज़ रोबोट डॉग को अपना बना करके पेश किया गया जिससे पूरी दुनिया में जगहंसाई हुई, या फिर और भी इंतज़ामात खराब थे, वहाँ पे चोरी की घटनाएँ आई, या जिस तरीके से बाहर जो बदइंतज़ामी थी, लोगों को 6-6 घंटे सड़कों पर चलना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें थी कि जिसको लेकर वो उजागर करना चाहते थे अपना विरोध। आप जो कह रहे हैं अगर वो जंतर-मंतर पर करते या किसी और ऐसे स्थान पर करते, तो शायद जो उनको आज फुटेज मिला या जिस तरीके से वो पूरी दुनिया तक या पूरे देश तक इस बात को पहुँचा पाए, वो बिल्कुल भी नहीं होता। ना तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाता, और एक छोटी-सी कहीं एक कॉलम की खबर उनकी बनकर रह जाती है, और इस विरोध प्रदर्शन से जो वो करना चाहते थे, वो नहीं हो पाता। तो वो अपनी आवाज़ को सुनाना चाहते थे, तो उनकी एक ये रणनीति थी कि इसी कार्यक्रम में जाकर हम करें। और ये कोई नई बात नहीं है लोकतांत्रिक देशों के लिए। हमने देखा है कि जब ऐसे इवेंट होते हैं तो ऑस्कर तक में, ऑस्कर के बाहर जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, या फिर यूएनओ ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े जहाँ इवेंट हो रहे होते हैं या ऐसी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन होती है उनके बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं होते। ग्रेटा थनबर्ग ने तो यूनाइटेड नेशन के आगे किया विरोध प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन इस लिहाज से होते हैं कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लोकतंत्र की आवाज़ को, विरोध की आवाज़ को, असहमति की आवाज़ को भी सुन सकें। तो ये शायद उनका मोटिव नहीं, तो रहा आप कह होगा रही कि हैं वो कि जो ज़्यादा से आप ज़्यादा जो लोगों कह तक रही हैं अपनी कांग्रेस की जो बात को। स्ट्रैटेजी थी, वो सही स्ट्रैटेजी थी, कुल मिलाकर वेन्यू पे जाके प्रोटेस्ट करना? उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन अगर ये बात है कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल कार्यक्रम चल रहा था, उसको लेकर अगर ये सरकार ने बोला कि इससे एक रॉन्ग पिक्चर जाती है या हमारे देश की एक इससे अपमान होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे थे कि जिनसे भी देश का अपमान हुआ वहाँ पर, और जिस तरीके से तमाम चीज़ों को पेश किया गया। तो कांग्रेस ने अगर यहाँ दिखाया कि अगर उनके युवा जो है वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये इस तरीके से वहाँ पर विरोध किया, तो ये बहुत, इसको इतना बड़ा तूल शायद नहीं दिया जाना चाहिए था, तो शायद ये इतनी बड़ी बात ना बनती। जिस तरह उसके बाद कांग्रेस के जो सारे समर्थक हैं वो सॉरी, बीजेपी के जो सारे समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस ऑफिसेज में गए, उन्होंने तोड़फोड़ की या वहां पर हेड ऑन किया, और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और ऐसी कठिन धाराओं लगाई गई, तो अक्सर इस तरह से होता नहीं है। हमने कल ही देखा एक जो वीडियो आया है ऑस्ट्रेलिया में, जो है वो किंग चार्ल्स गए हैं, और वहां पर हालांकि वो उनकी उसमें कोई गलती नहीं है कि अगर उनके भाई का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है तो किंग चार्ल्स तो इसके लिए कोई दोषी भी नहीं है, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया की सीनेट की मेंबर पूरे एक भरे हुए कार्यक्रम में हॉल में उनका विरोध कर रही हैं और चिल्लाकर कह रही हैं कि आप हमारे राजा नहीं हैं, क्योंकि आपका भाई जो है उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है और ये बहुत ही बुरी बात है और हम आपको राजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसे लोकतंत्र कहते हैं कि वो वहां इतने बड़े कार्यक्रम में उनकी सेनेटर ये बोल पा रही हैं, उनको ये डर नहीं है, और इसको कोई गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिए। दुनिया भर में तमाम इस तरीके के आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, महिला अधिकारों को लेकर तो महिलाओं ने भी शर्टलेस प्रदर्शन किए हैं। मैं इनकी कोई मोरालिटी या इनके कोई खराब या अच्छे होने के ऊपर बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। मैं बात ये कर रही हूँ कि क्या हमें विरोध का हक है या नहीं? क्या केवल विरोध कर देने से हम देशभक्त नहीं रह जाते हैं, या हम देश की बुराई कर रहे हैं, इसलिए हम देश विरोधी हैं, इसलिए हम जो है देशद्रोह हैं, देशद्रोही हैं? ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि ठीक है। लोकतंत्र में आपको आप असहमति बिल्कुल का आपका जो अधिकार पॉइंट है। है कि विरोध करने का अधिकार जो है उससे वो होना चाहिए और इससे हम देशद्रोही या देशभक्त नहीं कहलाते। सुधांशु जी, आप इस कोई काउंटर करना चाह रहे हैं या सिर्फ इंटरवीन करना चाह रहे हैं? एक ही टिप्पणी करना चाहता हूँ कि अश्लीलता और विरोध में बहुत फ़र्क होता है। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया। ऑस्ट्रेलिया के राजा हैं
किंग चार्ल्स, वो उनका आंतरिक मामला है, वो कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विरोध की मर्यादाएं क्या होती हैं, यहां प्रश्न उनका है। आप विरोध शर्ट उतार के अधनग्न होके विरोध करेंगे, और विरोध में आप हमेशा विरोध की भी सीमाएं होती हैं। आप आते वेन्यू के बाहर खड़े होके जिसको विरोध करना है करे, दिखाते हैं ना झंडे लोग। प्रसून, आपसे सवाल है कि जिस तरह से ममता बनर्जी को एक तरह से जो पोजीशनिंग हो रही है कि वो इंडिया ब्लॉक के एक प्रमुख चेहरे के तौर पे ममता को लीड करना चाहिए, कोई कह रहा है स्टालिन को लीड करना चाहिए। चुनाव तो लोकसभा के 2029 में है, तो क्या दोनों जो छत्रप हैं, वो उनको लगता है कि अपनी-अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो कहीं न कहीं धोने के लिए, अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए, ये एक तरह की सब चालें चली जा रही है? और उसमें प्रधानमंत्री जी भी थोड़ा आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ठीक है, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर के जरिए बीजेपी की पॉलिटिक्स चल सकती है, या अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस को कॉर्नर किया जा सकता है, तो क्यों ना करें वो? बंगाल में जो चुनाव आने वाला है, कांग्रेस लेफ्ट का हाथ छोड़ दिया बहुत दिन पहले। बहुत दिन एक साथ लड़ रहे थे, 2016, 2021 कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़ रहे थे। इस बार कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रहा है, और कांग्रेस का ये कहना है जे लेफ्ट जीरो है, कांग्रेस भी जीरो है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का एक ईशा खान मालदा सीट से चुने हुए हैं। कांग्रेस का यही कहना है हम तीसरा पार्टी शायद उभर सकता है बंगाल में। ममता बनर्जी है किसी का साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कर ही नहीं रहा है, नाइदर लेफ्ट नॉर कांग्रेस। 294 सीट में ममता बनर्जी लड़ रही है, और हमेशा बंगाल का जो पॉलिटिक्स है उसके साथ कांग्रेस का कोई तालमेल होता नहीं है। पिछले कहे 2011 में पहले बार हुआ था, और इसके बाद ये टूट गया। 2016, 2019 लोकसभा, 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा, कांग्रेस का साथ ममता बनर्जी का सीधा टक्कर, सीधा लड़ाई है। कांग्रेस को जिस में अभी लड़ रहा है, मेनली मालदा एंड मुर्शिदाबाद, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, सीधा टक्कर है कांग्रेस और टीएमसी का। चूंकि कांग्रेस भी मुस्लिम वोट का ऊपर नजर है, टीएमसी का भी मुस्लिम वोट पर नजर है। दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है सीधे मुकाबला हो रहा है। इसीलिए बंगाल में ना कोई कांग्रेस का साथ जाने का चर्चा, ना कुछ है। देखिए, ऑल इंडिया लेवल पे जो कह रहा है मोदी जी, जो कह रहा है कि अखिलेश जो कह रहा है, वो तो माने नेशनली न्यूज हो रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट ना बंगाल में है ना कुछ है। अभी क्या होगा 29 में, क्या होगा चुनाव के बाद, ये तो बात का बात है, लेकिन अभी इसका कोई इम्पैक्ट बंगाल का पॉलिटिक्स के ऊपर। मेरा साथ शुभंकर सरकार जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, कई बार बात हो चुका है पिछले हफ्ता में, ना इसका कोई चर्चा है, ना सीनियर मोस्ट जो टीएमसी का लीडर है, चाहे कोई भी हो, ममता छोड़ के दूसरे तीसरा फ्रंट का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, किसी का इसका साथ मतलब नहीं है। सेलिम से लेके सुजन चक्रवर्ती सीपीएम का स्टेट सेक्रेटरी, किसी का कोई मतलब नहीं है। जो नेशनल पॉलिटिक्स हो रहा है, बंगाल पॉलिटिक्स अलग ढंग से चल रहा है। लेकिन प्रसून जी, ये बताइए कि जब किसी भी स्टेट में ममता का मुकाबला सीधे वहां पे बीजेपी से है विधानसभा चुनाव में, तो जब ममता की लीडरशिप को लोग प्रेज करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी काबिलियत गिनाएंगे, उनका महिमा मंडन करेंगे, ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ही वो शेरनी है, स्ट्रीट फाइटर है, जो मोदी का मुकाबला कर सकती है दिल्ली तक जाकर। तो वैसी स्थिति में ममता बनर्जी और उनका जो कैडर है, जो टीएमसी का कैडर है, वो उत्साहित होगा, वो जमीन पे उतरेगा। शायद इसके लिए ये कोशिशें हो रही है, जो लोग ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए ममता बनर्जी इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। देखिए, ऐसा है, 15 साल हो गया ना सरकार का, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, फिर करप्शन भी है। ममता बनर्जी कई मंत्री जेल जा चुके हैं, और बीजेपी और ममता बनर्जी का वोट डिफरेंस बहुत सारे है नहीं। तो इसीलिए आपका कहना सही है, ममता बनर्जी का जो कैडर है, जो सपोर्टर बेस है, वो लोग कहेगा कि हम लोग का दीदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन वो भी जानते हैं अभी बनने वाला कुछ है नहीं। और अखिलेश के जो सवाल है, शायद 1-2 सीट समाजवादी पार्टी को वो छोड़ सकता है इस चुनाव में। तो इसीलिए अखिलेश हमेशा ममता का साथ है। पहले भी समाजवादी पार्टी जब लेफ्ट का साथ थे, उसका मंत्री भी थे यहाँ किरणमय नंदा, अभी देखिएगा ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है।
किरण जी यहाँ का मंत्री थे, फिशरीज मिनिस्टर बहुत साल था, 30-35 साल। थोड़ा दिन पहले मेरा बात हुआ, पिछले जब लखनऊ से आए थे मेरा साथ, वो लोग भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी उसको ऐसा कुछ सीट, 2-3 सीट दे दे जो कम से कम विधानसभा में 2-3 विधायक जा सकते हैं। तो इसीलिए स्वाभाविक है अखिलेश के साथ ममता बनर्जी का कुछ तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग भी है और सीट भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है ये 294 मतलब 294 में ही तृणमूल का वो घास फूल रहेगा। 1-2 सीट समाजवादी पार्टी को भी वो छोड़ सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो स्थिति ये है कि जो मणिशंकर अय्यर हैं, वो अपनी दुखती रग जो है, उसके सहारे वो कांग्रेस से बदला लेना चाह रहे हैं और शायद इसलिए वो ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी ये बताइए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2021 में आप लोगों ने बंगाल में गलतियाँ की थी, जय श्री राम लेकर गए थे, आज प्रधानमंत्री जो जो चिट्ठी लिखी है, उसमें जय माँ काली का ज़िक्र है। तो आप अपनी गलतियों से सीख कर इस बार फूँक-फूँक के कदम उठा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, जब भी पराजय होती है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं। अच्छा, कोई भी संगठन जो प्रगतिशील होता है, वो उन कमियों का, उन गलतियों का या उन कार्यों का अवलोकन करता है, जिनकी वजह से पराजय का सामना करना पड़ा। तो स्वाभाविक तौर पे पिछली बार हारने के बाद, लोकसभा के बाद चिंतन हुआ है, आत्मचिंतन हुआ है और अपनी जो रणनीति है, उसको फिर और पैनी करी गई है। तो उसमें जो स्थानीय भावनाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा भाग होता है। लोग जो हैं अपने-अपने क्षेत्रों की, अपने-अपने स्थानीय आकांक्षाओं के प्रति सजग रहते हैं और किसी भी राजनीतिक संगठन को उन स्थानीय भावनाओं और आकांक्षाओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए। और इन्हीं सब भावों के साथ हम लोग अपना एजेंडा तय करते हैं, अपना आचरण तय करते हैं, अपना अपना वक्तव्य इन्हीं चीजों पे आधारित करके करते हैं। तो अब की बार जो है राजनीतिक स्थितियां पिछली बार से बहुत फर्क हो गई हैं। अब की बार बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं, उनका जो आतंक वहां पे बंगाल में है, उससे वहां की जनता जो है आक्रोशित है, वहां की जनता भयभीत है, वहां की, और इसीलिए अब की बार वहां की जनता ने बदलाव का मन बना रखा है। आपने देखा होगा कि किस तरह ममता बनर्जी जो है छटपटा रही हैं, क्योंकि जमीन खिसकती देखने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ उनका जो तुष्टीकरण था उसकी पराकाष्ठा हो गई थी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, तीसरी तरफ गुंडाई की पराकाष्ठा। हर वो चीज जो सुशासन के खिलाफ है, हर वो चीज जिसे जनता के हित में नहीं माना जाता, उसका वो प्रतिबिंब बन गई है। इसलिए बंगाल की जनता, उसने अपना मन बना रखा है कि अब की बार वो परिवर्तन करेगी, बांग्लादेशियों के आतंक को समाप्त करेगी, मुस्लिम तुष्टीकरण को खत्म करेगी और फिर एक बार बंगाल को प्रगति के रास्ते पर लेके जाएगी। वो बंगाल जो किसी जमाने में हिंदुस्तान की कमर्शियल कैपिटल था, वो बंगाल जहां बुद्धिजीवियों का वर्चस्व था, आज वहां पे जो जो सारे राजनीतिक माहौल बना हुआ है, वो गुंडाई का और तुष्टीकरण का बना हुआ है। वो विचार पे आधारित माहौल नहीं है, वो बल पे आधारित माहौल है। इसलिए बंगाल में भद्र लोग जो है, बड़े बड़े निराश है, बड़े दुखी है और उनके मन में अब की बार एक दृढ़ संकल्प है कि अब की बार परिवर्तन बंगाल में करके दिखाएंगे। इसलिए सड़क पे क्या दिख रहा है वो भूल जाइए, लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको पहचानने की कोशिश करिए। लोग जो हैं कभी भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त तब तक नहीं करते जब तक वो आपको पराजित नहीं कर देते। गुंडाई से आप उनको बोलने से तो रोक सकते हैं, लेकिन जिस समय मतदान केंद्र पे जाके वो बटन दबाएंगे, उस समय आप कोई गुंडाई नहीं कर पाएंगे। और अब तो एसआईआर के बाद तो वैसे भी
जो फर्जी वोट का आलम बना रखा था वो सब खत्म हो गया। तो अब की बार बंगाल में आप सबको बड़े आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे और भाजपा का परचम वहां पे लहराएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रसून, आपसे समझेंगे कि जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि लोगों के दिल में क्या है वो समझिए, जो सड़क पे है उससे आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। क्या आपको बंगाल की जो पल्स यहाँ वहाँ के जो जिसको गतिविधि जिसको कहते हैं, लोगों की भावनाएं क्या समझ में आ रही है? इस बार सचमुच जनता वहाँ परिवर्तन के मूड में है, या फिर अभी भी ममता का पलड़ा भारी है, उनकी जो वेलफेयर स्कीम है या फिर जो उनकी स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, जो नैरेटिव, जो उनका बंगाली अस्मिता का जो नैरेटिव है वो भारी पड़ेगा? सुधांशु जी का साथ विनम्रता से कहना चाहता हूँ, देखिए बांग्लादेशी जो नैरेटिव शुभेंदु अधिकारी सेट किया था, मैं तो शुभेंदु अधिकारी के पिछले 30 साल से जानता हूँ, और बीजेपी एक्चुअली एसआईआर जो हो रहा है, पहला जो ड्राफ्ट लिस्ट में कितना बांग्लादेशी कितना रोहिंग्या था वो तो निकल गया हवा, ये तो झूठ बात था, शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ पूरा लोगों का भी पता चल गया। और जो वीडियो वायरल हुआ था बांग्लादेश नॉट 24 हकीमपुर बॉर्डर वाला, जो सॉल्डेक्स ऑफ भाग रहा है पूरा 1500 टोटल 1500 बांग्लादेशी लोग जो आए थे, एकदम चुन करके उसको अरेस्ट करना चाहिए था बीजेपी को, सरकार को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। जो नया जो कानून है, अगर कोई घुसपैठिया होगा अवैध रूप से उसको अरेस्ट क्यों छोड़ा, उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जाने दिया। और बंगाली जो है मुस्लिम बंगाली स्पीकिंग, उसको बॉर्डर क्रॉस करा रहा है जबरदस्ती से। तो जो माहौल पैदा हुआ था वो झूठ और फर्जी साबित हो चुका है। और देखिए एसआईआर का नाम पे जो नाम कट रहा था मतुआ का, वो बीजेपी का सपोर्ट बेस था, वो लोग घबरा हुए हैं। और फिर मुस्लिम बाकी लोग का वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया। और आज शाम में अभी भी हाई कोर्ट पे चल रहा है मीटिंग चीफ जस्टिस का कक्ष में, होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी है, सीईओ है, बाकी लोग भी है, उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि वे मान लिया जो मकसद बीजेपी का नाम काटने वाला था नहीं हो रहा है। लेकिन ये नैरेटिव जो है हिंदू मुस्लिम का हो, एंटी इनकम्बेंसी का हो, जो भी आप कर सकते हो, 35% वोट बीजेपी जितना भी सीट जीते, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, चाहे उसको 35% वोट उसको पक्का है, ये मान लीजिए। वो 35% का वोट 35% से तो बीजेपी पावर में नहीं आएगी ना, पिछली बार 38% मिले थे। बाकी जो बोल रहे हैं ना, सुधांशु जी सही कहा, भद्रलोक, लेकिन लोगों का पता नहीं है ये एक्चुअली बंगाली भद्रलोक मेनली हिंदू अपर कास्ट, जैसा हम आचार्य ब्राह्मण जो है उसको लाला जो है कायस्थ कहते हैं यहाँ, वो लोग सारे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी लाला ही था, ऐसा कायस्थ था। ममता बनर्जी ब्राह्मण है, लेकिन इसका परसेंटेज इज ओनली 8% ऑफ द 8 to 10%, नॉट इवन 10%, 8% ऑफ द बंगाल पॉपुलेशन। और इसमें 1-2% सीपीएम का फेवर में भी है, 1-2% ममता बनर्जी का फेवर में है। लेकिन बात सही है, उसका ज्यादा लोग भद्रलोक जो शहर में रहते हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास हुए हैं, उसका बेटा सब लोग आईटी में, इंडस्ट्री में, बाकी लोग काम करते हैं, कोई अमेरिका रहता है, चाहे बेंगलोर रहता है, जो यहाँ पर काम करता है, वो लोग एंटी ममता का फीलिंग्स का चलते पहले वो लेफ्ट को सपोर्ट करते थे, 2016 में भी लेफ्ट को सपोर्ट था, अभी वो बीजेपी का वोट देने जा रहा है, इस चुनाव में भी देने जा रहा है, पिछले चुनाव में भी दिया था। लेकिन उसमें बदलाव नहीं होने वाला है जब तक गरीब जनता बदलाव नहीं चाहते हैं। वो ज्यादा जो पिछड़े दलित, मतुआ, मुस्लिम, ओबीसी और कुछ आदिवासी क्षेत्र, दोनों आदिवासी, एक हिमालय का सटा हुआ आदिवासी है, एक पुरुलिया का, झारखंड का सटा हुआ, दोनों अलग अलग आदिवासी। उसमें अनंत महाराज जो राजवंशी कहते हैं, वो एमपी बनाया था उसको मोदी जी, और काल ममता बनर्जी का हाथ से बंग विभूषण लिया था। स्पष्ट हो चुका है वो राजवंशी में भी डेंट कर दिया ममता बनर्जी। बाद में उसका कुछ वेलफेयर स्कीम वगैरह है, और बेकार युवाओं के लिए 1,500 करके पैसा दे रहा है, और फिर बीजेपी उसका बिना काउंटर करके बोल रहा है हम लोग आएगा तो 25,000 देगा। महिला को ममता दे रहा है 1,500, बीजेपी बोला हम लोग आएगा तो 3,000 करके देगा। लेकिन जब सवाल यह है, अगर गवर्नमेंट रिजर्व में पैसा ही नहीं है,
बीजेपी ये सवाल उठा रहा है सड़क पे, और फिर बोले हम आएगा तो 3,000 करके देगा। कहां से देगा, किसका तिजोरी से देगा? तो लोग का समझ में है, लेकिन वो 6-7% अभी फर्क है। लेकिन अभी आने वाला दिन में क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आज की चर्चा के जो बड़े मुख्य बिंदु हैं कि कांग्रेस को न केवल बीजेपी बल्कि उनके अलायंस पार्टनर भी पटकनी देने के लिए तैयार हैं, कॉर्नर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में जो रीजनल छत्रप हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके अपने स्टेक हैं, और जब कांग्रेस कमजोर कड़ी होती है, तो निश्चित रूप से कोई भी रीजनल प्लेयर उसे कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। और शायद इसलिए जो एआई समिट के दौरान जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, वो कोई बहुत अच्छे स्वरूप में अलायंस पार्टनर ने नहीं लिया है, सबने उसकी आलोचना की है, और शायद कांग्रेस के अंदर से भी मार्केट तलवार ने भी उनकी आलोचना की है, और कई सारे कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि ये प्रदर्शन वेन्यू पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसके बाहर कहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश की इज्जत का सवाल था। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुधांशु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अंशु, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद बहुत-बहुत प्रसूनाचार्य हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए डायलॉग्स के साथ।